तो यूपी दौरे पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का आज अयोध्या दौरा है, क्योंकि वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और लखनऊ से दोनों दिग्गज जो हैं वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं और यहां पे दर्शन पूजन करेंगे। वो अब तक चूंकि एकनाथ शिंदे का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन अचानक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लखनऊ पहुंचे और अब यहां से दोनों यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। राघवेंद्र अयोध्या से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, अब तक शिवसेना नेता के बोर्ड और बैनर थे, पोस्टर तमाम दिखाई दिए, लोग जो थे उनमें भी काफी उत्साह था, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं। क्या बीजेपी कार्यकर्ता भी यहां पहुंचे उनके स्वागत के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी और शिवसेना दोनों का दबदबा है और दोनों ने ही एक बड़ी लोकप्रियता के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, ठीक पूरी सरकार यानी शिवसेना और बीजेपी आज दोनों भगवान राम का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ही आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। कई सारे विधायक और मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से भी बात हम समझते हैं। वही दूसरा सवाल राजेश जी, जिस तरह से आपने पूछा क्या बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में मौजूद हो चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि जब महाराष्ट्र की सरकार अयोध्या में पहुंचे, अयोध्या में भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, उस समय वह उन लोगों से भी मुखातिब हो सके। किस तरह से देख रहे हैं, आज आप शिवसैनिक हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं आज उप मुख्यमंत्री और का दौरा? आज तो अयोध्या में रामलला के लिए पूना से एक ट्रेन आई है, नासिक से एक ट्रेन आई है और कम से कम 5000 लोग तो इधर आ चुके हैं। कोई रामलला के दर्शन के लिए गए हैं और बहुत जो रामलला योगी और जो शिंदे साहब के लिए लोगों की नजर देखने की अच्छा होगी और जो खेती वाले लोग हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ उसने शिंदे साहब ने दे चुका है और भी कुछ देने वाला है और बारिश के वजह से भी उसने बहुत कुछ कर दिया है। यानी वो लोकप्रियता है कि आज गलियों में शिव सैनिक दिखाई दे रहे हैं। यानी अयोध्या की हर सड़क पर राजेश जी आप देखिएगा कि हर सड़क पर अयोध्या में जहां एक तरफ बैनर पोस्टर लगाए गए, वहीं इस तरह से शिव सैनिक भी हैं। महाराष्ट्र से आए हैं, नासिक के रहने वाले, जय श्री राम का पट्टा गले में पहने हुए हैं। राघवेंद्र, मैं आपके पास आता हूँ। राघवेंद्र, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं लौटता हूँ आपके पास, लेकिन अयोध्या रवाना होने से पहले एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। वहाँ रामलला का दर्शन होगा, शरीर की आरती होगी, में जाएंगे, वहाँ पर रामलला का दर्शन भक्ति भाव से श्रद्धा से हम लोग करेंगे। अभी वहाँ रामलला का दर्शन होगा, शरीर की आरती होगी, में जाएंगे, वहाँ पर रामलला का दर्शन भक्ति भाव से श्रद्धा से। जी राघवेंद्र, अपनी बात पूरी करें, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी ये कह रहे हैं कि वहां जा रहे हैं और रामलला के दर्शन करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंच रहे हैं जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। यानी दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जब यहां पर होंगे तो महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी लोग हैं, उनके अंदर भी उत्साह है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वह भी लगातार महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं। और यह वही शिवसेना है राजेश जी जो 90 और 92 के दशक में जब यहाँ पर विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, उस वक्त में भी तमाम सारे मराठी शिव सैनिक के रूप में यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे। आज आप देख रहे हैं, एक वह दौर था जब 90 और 92 के दौर में लगातार शिव सैनिक अयोध्या पहुंचते थे। अयोध्या की कुछ बदलती हुई तस्वीर आज इस जगह पर पहुंची कि जिस मंदिर के लिए शिव सैनिक अपनी जान की बाजी लगाने को लिए तैयार थे, आज उसी मंदिर का दर्शन करने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। क्या कहेंगे? तो वो जो ढांचा है अब जो हुआ था, तो वो ढांचा ऐसा भी रहना मांगता था। क्या है अभी लोगों को देखने के लिए बात कीजिए कि किस तरीके का उनमें उत्साह है। और राघवेंद्र, एक चीज मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, क्या अचानक देवेंद्र फडणवीस का आना, इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि पूरा माहौल जो है वो शिवसेना के पक्ष में हो गया था, पूरा माहौल एकनाथ शिंदे के पक्ष में हो गया था और यही वजह है कि बीजेपी को लगा अंदर खाने में कि कहीं पीछे ना रह जाएं, सारा जो क्रेडिट है राम भक्त का वो कहीं एकनाथ शिंदे को ना मिल जाए, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को भी भेजा गया यहां पे। देखिए राजेश जी, बीजेपी राजनीति की सियासत को भांपने में अपने आप में ही वैज्ञानिक का काम करते हैं बीजेपी के जो लीडर हैं। और जब भी बीजेपी को कभी ये लगा कि कहीं हम पीछे हैं एक कदम, तो वह भागकर आगे पहुंचने का जरूर काम करते हैं। और हर बार
नजारा कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आज जब एकनाथ शिंदे का प्रोग्राम 3 दिन पहले से प्रस्तावित था, पहुंचे यहाँ पर, प्रोटोकॉल जारी हुआ, पूरी अयोध्या में बैनर पोस्टर लगा दिए गए, कहीं कोई देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं था कि वो अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने इस बात का जिक्र किया, निश्चित अनुमान तो यही है कि बीजेपी कभी भी पीछे नहीं रहना चाहती। देवेंद्र फडणवीस को एक साथ अयोध्या पहुंचना, उन्हें दर्शन करना, कहीं ना कहीं यह एक बड़ा संदेश देना है कि अयोध्या राम मंदिर के लिए शिवसैनिक और शिवसेना ही नहीं बल्कि बीजेपी के लीडर और बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और शायद यही वजह रही होगी कि देवेंद्र फडणवीस भी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। क्यों, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री शिवसेना में जो इस समय देवेंद्र फडणवीस शायद इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें ऐसा ना लगे कि शिवसेना ही अकेले जा रही, बीजेपी का भी पहुंचना जरूरी है? भाजपा शिवसेना के तो युति थे, शिवसेना भी और भाजपा के साथ रहती है और भाजपा भी शिवसेना के साथ रहती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है। मैं निफाड तालुके से, नासिक जिले से निफाड तालुका साइकेड़े गांव से आए हैं, संजय माधव कुटे, और अगली बार भी आए थे हम 1 साल के पहले। तब तक मुख्यमंत्री शिंदे साहब मंत्री थे। श्री रामचंद्र ने ऐसा आशीर्वाद दिया तो आज मुख्यमंत्री बन के आए 1 साल के बाद। तो एकनाथ शिंदे अभी आए हैं इधर, महाआरती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। यानी बीजेपी और शिवसेना दोनों एक साथ एक साथ है। शिवसेना बीजेपी पहले से एक साथ में है, आज तो नहीं, ये पहले से शिवसेना भाजपा की। राघवेंद्र, आपके पीछे कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं तिलक लगाए, क्या ये इनसे बात कीजिए अगर वो कुछ कहना चाहें, कहां से आए हैं, ये कितने उत्सुक हैं? क्योंकि बड़ों के साथ साथ हमें कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। ये बाबरी मस्जिद गिरने का जिम्मा हम लेते हैं, ऐसे शिवसैनिक थे। और ये बीजेपी और शिवसेना के नहीं है, यहाँ के छात्र हैं। हाँ। और शायद वेद पढ़ने वाले छात्र हैं। क्यों, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, मालूम है आपको? जी। कौन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे साहब। एकनाथ शिंदे साहब हैं। कैसा लग रहा है आज अयोध्या में, कैसा लग रहा है आपको जब महाराष्ट्र के सीएम आ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी तो हमेशा आते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब तो महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ के छात्र हैं और बिल्कुल, और वो वेद के साथ साथ सियासत भी जानते हैं। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है और सियासत वहां की क्या है। तो आप ये बताएं राघवेंद्र कि अभी तक चूंकि जो पोस्टर बैनर हैं उसमें सिर्फ हमें एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे थे, क्या कुछ इस तरह के पोस्टर भी कहीं लगे हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस का भी जिक्र हो, या दोनों नेता साथ में हो, या उनके पोस्टर भी हो, या फिर ये माना जाए कि ये अचानक हुआ है और वो भी माहौल देख के कि भाई ये तो शिवसेना के पक्ष में सारा माहौल जा रहा है, इसलिए बीजेपी कैसे पीछे रह जाए? देखिए, अब एकाएक चूंकि प्रोग्राम प्रस्तावित हुआ है तो अभी फिलहाल कहीं भी कोई इस तरह का पोस्टर अभी नहीं जारी हुआ है, ना ही कोई पोस्टर लगाया गया है जिसमें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों की तस्वीर हो, या देवेंद्र फडणवीस का ही स्वागत अभिनंदन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता या शिव सैनिकों द्वारा दिखाया गया हो। हाँ, इतना जरूर कि अयोध्या के जो संत महंत हैं वह जरूर इस बात को कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस लगातार कांटेक्ट में थे, चूंकि व्यस्तता अधिक थी, फुर्सत जैसे ही मिली उन्होंने पूरा एकाएक प्रोग्राम बनाया और निश्चित तौर पर वो यहाँ पर पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। शिवसेना और बीजेपी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, हमेशा ही दोनों एक साथ अयोध्या में पहुंचे हैं, अयोध्या में भगवान राम का दर्शन किया और आज भी दोनों ही नेता अयोध्या पहुंचकर दर्शन करेंगे। आप बात कर रहे थे मुझसे, किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि शिवसेना और बीजेपी जैसा कि अभी आपने कहा कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्या आपको लगता है इन जो डबल इंजन की सरकार है, जैसे कि महाराष्ट्र में एक साथ चल रही है, अयोध्या पहुंचकर जो हिंदुत्व बढ़ाने की बात शिवसेना हमेशा करती रही है, क्या वाकई बीजेपी के साथ शिवसेना पूरे देश में अपना परचम लहरा सकेगी? पक्का सकेगी, क्योंकि शिवसेना पक्का हिंदुत्ववादी पक्ष था और है और रहेगा, वैसा भारतीय जनता पार्टी का भी साथ उनको है। इसकी क्या आपको लगता है सियासत को लेकर के भी दोनों यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अयोध्या पहुंचे हैं, कोई सियासत भी है या सिर्फ धर्म और आस्था या दर्शन की बात? दर्शन के बाद धर्म और आस्था, इसमें राजकारण वगैरह वो कुछ भी नहीं है। जो भी रामलला का बिल्कुल, आशीर्वाद लेने चलिए ठीक है राघवेंद्र, आप उद्धव नजर बनाए रखिए, लोगों में उत्साह काफी दिखाई दे रहा है, आपसे फिर अपडेट लेंगे। आप पूरे इस दोनों नेताओं के दौरे पे नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल कुछ हो रहे हैं और लगातार कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। बांदा समेत उत्तर प्रदेश की 11 जेलों को 5 IPS अफसर जो है वो यहां का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे
और जेलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखेंगे, परखेंगे। और डीजी जेल एसएन साबत ने आईपीएस अफसरों से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अफसरों से भी फीडबैक लिया जाएगा। और आईपीएस शिवहरी मीणा जिला जेल नैनी और चित्रकूट का निरीक्षण करेंगे। सुभाष चंद्र शाक्या जौनपुर और आजमगढ़ की जेल का निरीक्षण करेंगे। आईपीएस हिमांशु कुमार केंद्रीय जिला जेल वाराणसी और सोनभद्र का जो जेल है वहां का निरीक्षण करेंगे। और राजेश कुमार जिला जेल बलिया और मऊ का जेल जो है उसका निरीक्षण करेंगे। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, कई जेलों का निरीक्षण कई अधिकारी यहां पे करेंगे, क्या वजह है? क्या कुछ जेलों में इस तरह की शिकायतें हैं कि वहां पे कुछ गलत गतिविधियां हो रही हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सभी महत्वपूर्ण जेलें हैं, चाहे बरेली जेल हो, चित्रकूट जेल हो, या फिर उसके अलावा अगर हम बात करें नैनी जेल की या बांदा जेल की, जहां पर मुख्तार अंसारी बंद है, असरफ चूंकि बरेली की जेल में बंद है, चित्रकूट की जेल में पहले हत्या हो चुकी है। ये वो जेलें हैं जहां लगातार कहीं कहीं जेल प्रशासन पर सवाल उठते रहे। हालांकि डीजी जेल ने जैसे ही अपना कार्यभार संभाला है, उन्होंने कार्यभार संभालते ही 5 आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त तौर पर यूपी जेल एवं सुधार सेवाओं का चार्ज अलग से दिया है। और इन 5 अफसरों को उत्तर प्रदेश की 10 जेलें अलग अलग दी गई है, जिसमें ये निरीक्षण करेंगे, वहां के स्थानीय प्रशासन से भी बात करेंगे, साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन दोनों का फीडबैक लेंगे, जेल की स्थितियों को भी देखेंगे और रिपोर्ट डीजी जेल एसएन साबत को सौंपेंगे, ताकि इन जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रोफाइल कैदी इन जेलों में बंद है, उनसे किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन ऐसे लोग ना कर सके जिससे कि वो जेल से बैठकर अपना नेक्सस चला सके। इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं रिपोर्ट डीजी जेल एसएन साबत की तरफ से तलब की गई है। ये आईपीएस अफसर इन जेलों में जाकर सारी चीजों को देखकर स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट डीजी जेल को सौंपेंगे। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी, आप बने रहिए मेरे साथ, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी का प्रभावी मतदाता सम्मेलन के जरिए जनसंवाद कार्यक्रम है। और नगर निगम स्तर पे बीजेपी का प्रभावी मतदाता सम्मेलन है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में जनसंवाद करेंगे। और झांसी के शुभ विवाह मंडल और मेहंदी बाग में यह सम्मेलन है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में करेंगे जनसंवाद और सीएमएस ऑडिटोरियम में जनसंवाद होगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना बरेली में जनसंवाद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले पूरी तरह से एक्टिव है और समीक्षाएं की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, संबोधित किया जा रहा है, साधने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव में मतदाताओं को अपने पाले में कैसे लाया जाए। इसके जरिए चाहे पसमानदा मुसलमानों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, या फिर जनसंवाद के जरिए आम मतदाताओं को अपने पाले में लाने की बात हो, उसको लेकर लगातार यहां पे कई मुहिम चलाई जा रही हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से। एसके वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी अब जनसंवाद करेगी, इसके जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। प्रदेश की सभी 17 नगर निगम पर बीजेपी प्रभावी मतदाता सम्मेलन के जरिए जनसंवाद कर रही है। हालांकि ये अभियान 8 अप्रैल से शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है। और आज भी उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य झांसी में रहेंगे, वहीं ब्रजेश पाठक लखनऊ में जनसंवाद करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बरेली में रहेंगे, वहीं अरविंद शर्मा जो कि नगर विकास और ऊर्जा मंत्री है, वो वाराणसी में रहेंगे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस अभियान में लगाया गया है। और एक कोशिश की गई है कि इसके जरिए जो ऐसे मतदाता हैं जिनको इस नगरीय निकाय के चुनाव में वोट करना है, उन तक अपना संदेश पहुंचाया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार काम कर रही है, किन किन योजनाओं का लाभ उनके नगर निगम क्षेत्र को मिला है, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नगरीय निकाय में भी जिताते हैं तो किस तरीके से आगे चीजें की जाएंगी। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार पूरे प्रदेश भर में शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के डिप्टी सीएम और मंत्रियों को प्रभावी जनसंवाद के लिए लगाया गया है। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां रिवर फ्रंट के अधूरे काम पूरे कराने की कवायद तेज हो चुकी है और रिवर फ्रंट का संयुक्त सर्वे एनओसी के बाद काम होंगे। एलडीए और सिंचाई विभाग की संयुक्त कमेटी सोमवार को सर्वे करेगी। सर्वे के बाद एनओसी मिलने पर एलडीए इस पर काम कराएगा।
तो एलडीए और सिंचाई विभाग की संयुक्त कमेटी सोमवार को सर्वे करेगी। सर्वे के बाद एनओसी मिलने पर एलडीए इस पर काम शुरू कराएगा और काम में तेजी लाने की प्रक्रिया तेज हो रही है। रिवर फ्रंट के अधूरे काम पूरे कराने की कवायद तेज हो चुकी है। और खबर गाजीपुर से है, जहां एसपी ओमवीर सिंह की बड़ी कार्रवाई देखी गई, जहां सोहवल एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो अनुशासनहीनता के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। सोहवल एसएचओ बागीश विक्रम सिंह, एक एसआई, 4 कांस्टेबल निलंबित किए गए हैं। तो अनुशासनहीनता के चलते कार्रवाई की गई है। तो गाजीपुर से खबर, जहां एसपी ओमवीर सिंह ने यह बड़ी कार्रवाई की है और करीब 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। जानकारी हुई थी, क्षेत्राधिकारी जमनिया ने के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि सोहेल की कोई टीम चंदौली में तथाकथित किसी मछली के ट्रक का पीछा करते हुए उसे पकड़ा था। अगर किसी महत्वपूर्ण मामले में कहीं बाहर गैर जनपद भी जाना होता है तो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। तो ये पूरा मामला प्रथम दृष्टया इनकी स्वेच्छाचारिता, इनकी अनुशासनहीनता और जो इनके पदेन कर्तव्य हैं उनके प्रतिकूल पाया गया है, जिसमें तत्काल इन्हें जो भी लोग इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे उन्हें निलंबित कर दिया गया। और खबर मेरठ से है, जहां बेटी के अपहरण के बाद परिवार ने घर पे पलायन का पोस्टर चस्पा कर दिया। 4 युवकों पर घर में घुस के नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप है और शिकायत के बाद थाना पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, यह भी आरोप है। 1 महीने बाद भी नाबालिग बेटी को तलाशा नहीं जा सका। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है और परिवार ने पलायन का ऐलान कर दिया। झगड़े के बाद दबंगों ने 2 दिन में बेटी लौटाने की बात की थी। परिवार ने घर पे पलायन का पोस्टर चस्पा कर दिया है और परिवार ने अपहरण का आरोप लगा के वीडियो भी बनाया है। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा बता रही है। थाना इंचोली के खदोनी गांव का यह मामला है। अतुल हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, कहा यह जा रहा है कि बेटी का अपहरण किया, उसके बाद ये लोग पलायन करने को मजबूर हैं। पुलिस कह रही है प्रेम प्रसंग है, क्या मामला है? देखिए, मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र के खरदोनी का मामला है, जहां पर एक परिवार ने पलायन के पोस्टर लगाए हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इसी को लेकर दबंग लगातार धमकी दे रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रही। उधर उनकी बेटी को पहले अपहरण किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते लड़की को घर से ले जाया गया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि जो लड़की है उनकी उसका अपहरण किया गया था और अभी तक वो लड़की ना बरामद कर पाई है पुलिस, ना ही मुकदमा दर्ज करवाई। लगातार देखा जाए तो पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। उसी के बीच जो परिवार है वो पलायन के लिए मजबूर हो चुका है। वीडियो बना करके खुद उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। लगातार देखा जाए तो न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस से मांग कर रहा है, उसके बावजूद पुलिस सुनने का नाम नहीं ले रही है। मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र के खरदोनी का मामला है, जहां पर पीड़ित परिवार इस वक्त पलायन करने के लिए मजबूर है। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार और पुलिस सख्त है, उसके बावजूद मेरठ में ये कृत्य देखने को मिल रहा है कि बेटी का अपहरण होने के बाद ना पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और ना ही कोई कार्रवाई करती है। लेकिन अतुल, बहुत गंभीर मामला है कि एक परिवार यह आरोप लगा रहा है कि घर में घुस के बेटी का अपहरण किया गया। 1 महीना हो चुका है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, वो भी तब जब मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि इस तरह की शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया जाए। देखिए, लापरवाह पुलिस ने बेटी का मामला देखते हुए प्रेम प्रसंग का मामला डाल दिया है। गांव के लोगों में बेइज्जती कराने के लिए परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से परिवार की बेइज्जती की जा रही है और उसके बाद लगातार दबंग धमकी दे रहे हैं, तो घर छोड़ने के लिए मजबूर है, पलायन करने के लिए मजबूर है। उसके बावजूद पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार देखा जाए तो इस तरह के मामले आते रहते हैं। पलायन के लिए पोस्टर मजबूर होकर के परिवार लगा रहा है, उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक है, यानी पुलिस पे गंभीर ये आरोप लग रहा है कि वो पूरी तरह से इस पूरे गंभीर मामले में लापरवाह बनी हुई है। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। तो जरूरी है कि इस मामले में गंभीरता से जांच हो और लड़की के जो परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सही दिशा में जांच हो, ताकि चूंकि पुलिस का हवाला कुछ और है, परिवार कुछ और गंभीर आरोप लगा रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी में लगातार बदलाव का दौर जारी है और सपा ने जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष की सूची जारी की है। जिला महासचिव और महानगर महासचिव की लिस्ट भी जारी की है। समाजवादी पार्टी ने पदाधिकारियों की नई सूची जारी की है और चुनाव से पहले कुछ इस तरह के बदलाव
समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। युवाओं को तवज्जो दी जा रही है और नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं नए लोगों को कि कैसे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, बेहतर परिणाम लाया जाए। और निकाय चुनाव की तैयारियों में ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस भी जुट चुकी है और आज से काम करेगा कांग्रेस का राज्य स्तरीय वॉर रूम और 15 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को वॉर रूम की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें प्रत्येक वरिष्ठ नेता के पास 5 जिलों का कार्यभार होगा और नगरीय निकाय चुनाव की गतिविधियों पर कांग्रेस इस नजर रखेगी। पार्टी की रणनीति और निर्णय जिला पदाधिकारियों तक पहुंचाए जा सकेंगे। तो कांग्रेस भी अब एक्टिव दिखाई दे रही है। वॉर रूम बनाया गया, उसमें कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे जो पूरी गतिविधियों पे नजर रखेंगे। और खबर मथुरा से है, जहां अवैध पार्किंग संचालकों की दबंगई सामने आई है। वृंदावन दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से मारपीट की गई है। श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई, लाठी डंडे उन पर बरसाए गए। पार्किंग संचालकों ने श्रद्धालुओं से मारपीट की और मारपीट का यह वीडियो भी सामने आया है। तो अवैध वसूली का श्रद्धालुओं ने विरोध किया था और जैन क्षेत्र के सुनरख का यह मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जहां श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई। कुछ लोग लाठी डंडों से उन्हें पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। खबर हाथरस से है, जहां एक पिस्टलधारी दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है। शादी के स्टेज पे बैठी दुल्हन हर्ष फायरिंग करती हुई कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि यह पूरा मामला हसायन थाना क्षेत्र के गांव नगला सेखा का है। एक लड़की की शादी थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के सलेमपुर के एक गेस्ट हाउस में थी। तस्वीरें आपके सामने। शादी के वक्त कैसे ये युवती, ये दुल्हन जो है, जो लाल जोड़े में है, हाथों में चूड़ा है, वो उन्हीं हाथों से फायर करते हुए दिखाई दे रही है। एक के बाद एक कई राउंड फायर हुआ और यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो हर्ष फायरिंग की इस तरह की कई खबरें ऐसी भी आई हैं जब इस खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो जाती हैं। कभी दूल्हे को गोली लगी, कभी दुल्हन की मां को, कभी किसी और रिश्तेदार को। बावजूद इसके इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। और अमरोहा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां बेटे की मौत का डर दिखा के 14 मुस्लिम लोगों ने हिंदू परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। बता दें कि मुस्लिम महिलाओं ने अंधेरे में देवी का वेश बदलकर घर में शैतानी आत्मा का वास बता के बेटे की मौत का डर दिखा के पहले आरोपियों ने किसान की 12 बीघा जमीन बिकवा दी और बाद में 61 लाख रुपए हड़प लिए। 11 लाख रुपए की और मांग की गई तो किसान को धोखेधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी से की। थाना नोगवा सादात पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। किसान है चमन सिंह, जिनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि मेरे परिवार में तांत्रिक द्वारा भूत प्रेत का साया बता करके और मेरे पुत्र की मृत्यु का भय दिखा करके मुझसे जमीन ले ली और उसमें जमीन विवाद करके मुझसे पैसे ले लिया है। इसमें धारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई की जाए। किसान है कहीं और भी ठगी गया, ऐसे कोई मामला है जहाँ से देगा तंत्र विद्या के? तो वहाँ और बता रहे थे कि कोतवाल के सामने साथ 16 लाख रुपए गजोले से लाए हैं और धक्के के बता रहे थे। उन्होंने वहाँ से हमारे सेक्रेटरी साहब हड़प लिए, उन्होंने 31 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, और वो जगह लाए 21 लाख रुपए एक जगह से लाए। तो इसी तरह से झांसे में लेते हैं जी, खूब झांसे में लेना है जी। इनका तो पूरा गिरोह है क्या करते हैं। अच्छा। तो एक परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया और तंत्र मंत्र की बात इसमें आई, ठगी की गई। तो बेटे की मौत का डर दिखा के इस परिवार को ठगने का काम किया गया। माजिद हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। माजिद, एक परिवार को ठगा गया, तंत्र मंत्र की बात यहाँ पे की जा रही है, क्या ये पूरा मामला? पूरा मामला राजेश नोगामा सदात इलाके के काला डाबरा गांव का है, जहां एक तांत्रिक ने बेटे की मौत का डर दिखाकर 61 लाख
11 रुपए हड़प लिए हैं और इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह, जिस तरह का ये मामला निकल कर आया है, तो मुस्लिम महिलाओं ने अंधेरे में देवी का केस बदलकर शैतानी आत्मा बताकर इन तमाम चीजों को इस तरह डरा धमकाकर ये पूरा ठगी का शिकार किया है। पुलिस मामले में 4 महिलाओं समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद माजिद जानकारी के लिए। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर गोरखपुर से है, जहां हिस्ट्री शीटर की फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। मारब दुल्हे की गोली अपराधी हो जाए, इस तरह का एक गाना था जो यहाँ पे चल रहा था और गाने पर हिस्ट्री शीटर फायरिंग करता दिख रहा है। हरेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, ये हर्ष फायरिंग करने वाला कौन है शख्स? पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पे? हर्ष फायरिंग का एक और मामला। देखिए, शीटर है और चंद दिन पहले ही वो जेल से रिहा हुआ है। जेल से रिहा होने के बाद वो घर पहुंचा तो वहाँ पर मारब दुल्हे की गोली अपराधी हो जाए के जाने पर जम करके वो पहले तो डांस किया, फिर फायरिंग की। खासतौर से इसकी शिकायत जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से कुछ लोगों ने की, जिस पर ठीक है, यानी मुख्यमंत्री से शिकायत मामले की गई है। तस्वीरें सामने जहां पे एक शख्स फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह के कई मामले सामने आते हैं जहां फिर जो खुशियां हैं वो मातम में कई दफा तब्दील हो जाती हैं। बुलेटिन में इतना ही। आगे रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।